ना लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ क्या होती है, डेरिवेशन भी सोल्व आउट कर लिया था हमने। वो हमारी फर्स्ट यूनिट थी जो कंप्लीट होगी और उसका लास्ट टॉपिक। अब है हमारी सेकेंड यूनिट जिसमें हमारा है चैप्टर थर्ड। ठीक है, एक और चैप्टर भी इंक्लूड है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सेकेंड यूनिट थर्ड चैप्टर कि प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति, कि किसी भी प्रथम रोधी माध्यम में किसी कण की जो गति होती है वो किस तरीके से डिफाइन होती है। प्रतिरोध है वो तो आपने उसमें भी पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है कि किसी विभवांतर तथा धारा के बीच के जो अनुपात होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। R=V/I। नॉर्मल डेफिनेशन आपने यही पढ़ी हुई है प्रतिरोध की। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी इसकी सेम डेफिनेशन है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी डिफाइन नहीं की जाती है। क्लियर है ये चीज़। तो हमारी सेकेंड यूनिट और थर्ड चैप्टर है। ठीक है, प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। देखो क्या होती है प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। यहाँ पर भी प्रतिरोध को R से ही डिफाइन किया जाएगा। माना एक m द्रव्यमान के कण को अचर गुरुत्वाकर्षण अथवा विराम अवस्था से ऊर्ध्वाधर एक माध्यम में गिराया जाता है, जहाँ प्रतिरोध कण के वेग की n घात के समानुपाती होती है। ये क्या कह रहा है हमसे कि हमारा एक कण है और क्या है वो m द्रव्यमान, यानी उस कण का द्रव्यमान m है। उस कण को विराम अवस्था से, ठीक है, एक विराम अवस्था से ऊर्ध्वाधर, आपको मैं बता ही चुकी, ऊर्ध्वाधर इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, उस ऊर्ध्वाधर से एक माध्यम में गिराया जाता है जिसमें जहाँ पर जो प्रतिरोध है वो उस कण के वेग की n घात के समानुपाती होता है। ठीक है, एक m द्रव्यमान के कण को विराम अवस्था से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है। ठीक है, और वो किस माध्यम में आके गिरेगा वो वहाँ क्वेश्चंस में ही डिफाइन होते हैं, जहाँ पर जो प्रतिरोध है वो कण के वेग की n घात के समानुपाती होता है, जहाँ n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ठीक है, नाउ माना t समय पर कण x दूरी तय करता है और वेग v है, तो उस बिंदु पर कण की गति का समीकरण पहले यहाँ देखिए। ठीक है, ये पॉइंट A है। ठीक है, ये कण का भार है जहाँ m द्रव्यमान है और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर है। हमारे जो कण का यहाँ पर कण स्थित है A है, उसकी विराम अवस्था है, कण का द्रव्यमान m है, उसे यहाँ से ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या एक माध्यम में गिराया जाता है, जहाँ प्रतिरोध क्या होता है, कण के वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, अभी कण के वेग के समानुपाती मैं भी आपको डिफाइन कर देती हूँ। नाउ क्लियर है ये चीज। अब जो कण है, ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P t समय पर कण की स्थिति को शो करते हैं। t समय पर जो मेरा कण है वो किस पर स्थित है, बिंदु P पर स्थित है। इस बिंदु P की A से दूरी तो x है, उसका वेग क्या है, v है, और ये जो ये टाइम शो कर रहा है कि t समय पर जो कण है वो यहाँ स्थित है, इस बिंदु P पर, जहाँ दूरी उसकी x है और वेग क्या उसका v। m के vn ये क्या है, पहले यहाँ देखिए, हमें ये कह रहा है कि जो हमारा कण का वेग है वो प्रतिरोध की क्या है, n घात के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोध को हम किससे डिफाइन करते हैं, R से। हमने डिफाइन कर लिया कि कण का वेग क्या है, v है। डेफिनेशंस कह रही है कि प्रतिरोध है वो कण के वेग की n घात के समानुपाती होता है, तो यानी R समानुपाती होगा v की पावर n के। क्लियर है ये चीज। नाउ अब चूंकि कण का जो द्रव्यमान है वो क्या है, m है। ठीक है, और ये कण का वेग है। आप समानुपाती के साइन को जब हटाओगे तो क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यूज आएगी। तो उस कांस्टेंट वैल्यूज के लिए कि इसे हमने डिफाइन किया है R=mk × v की पावर n, जहाँ k तो क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, और जो m है वो कण का द्रव्यमान है। क्लियर है ये चीज। दोस्तों क्या आपको ये समझ में आ गया होगा? अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब t समय पर कण कितनी x दूरी तय करता है और वेग क्या है, v है, कि इस समय t पर जो मेरा कण है वो कहाँ स्थित है, बिंदु P पर स्थित है, जिसकी दूरी x है और वेग क्या उसका v, ये वेग को शो कर रहा है। तो उस बिंदु पर कण की गति का समीकरण क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वो होगी हमारी कण की गति का समीकरण होगा md²x/dt² mg माइनस में r। ठीक है, और r की वैल्यूज आपकी क्या है, mk × vn, यानी mg माइनस mk v की पावर n। ये सिर्फ समझा रही हूँ, डेरिवेशन मेरा डायरेक्ट है।
क्लियर है, पुट कर दिया ये, और के समानुपाती अचर है, यहाँ मैंने आपको ब्रैकेट में भी शो कर दिए वैल्यूज। नाउ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एम जी कॉमन आ रहा है। जैसे एम जी कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के अपॉन जी इंटू वी की पावर एन। एम से एम कैंसिल आउट, क्या बचेगी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस के अपॉन जी वी की पावर एन। ये जो साइन है ये कह रहा है कि कण नीचे की ओर गति कर रहा है, ऊपर की विराम अवस्था से खींच गया और कहाँ आ रहा है नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ कण आएगा तो उसकी इक्वेशन इस तरीके से शो होती है, एम जी माइनस में आर में। ठीक है, अब यहाँ देखिए के कांस्टेंट वैल्यू समान हो, जी गुरुत्वीय त्वरण है जो कि क्या है एक कांस्टेंट वैल्यूज है। क्लियर है, जैसे जैसे वेग v का मान बढ़ता जाएगा, जो ये मेरा ये क्या है त्वरण है, इस त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। यही लिखा है कि जब कण नीचे की ओर आता है तो कण का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है, और कण का त्वरण घटता जाता है। यानी जब मेरा कण ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, उस कंडीशन में जो कण का वेग है वो क्या है, बढ़ता जाता है। कैसे, ये जो पॉइंट ए है ये विराम अवस्था में, और हमें पता है कि विराम अवस्था में कण का वेग क्या होता है, 0। जैसे ही कण को ऊपर से नीचे फेंका गया तो वेग क्या आ गया यहाँ पे v, यानी वेग का मान क्या आ गया, बढ़ गया। तो इसी जब कण ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो कण का वेग बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे कण का वेग बढ़ेगा इस त्वरण का मान क्या है, घटता जाता है, और अंत में जाके क्या हो जाता है, त्वरण शून्य हो जाता है। और अगर त्वरण शून्य हो गया तो यानी हमने मान लिया कि त्वरण का मान शून्य कब हुआ, अब चूंकि आपने यहाँ फेंका है, यहाँ से विराम अवस्था से फेंका तो यहाँ किसी पॉइंट पर लेगा। हमने मान लिया कि यहाँ लास्ट पॉइंट है, ये बी डिफाइन कर दें, तो इस पर कण का जो मैक्सिमम वेग है वो क्या है, कैपिटल वी डिफाइन कर दिया। यहाँ पर विराम अवस्था में v बराबर 0, ये t समय पर v है, और लास्ट पॉइंट पे पहुंचने पर वो मैक्सिमम वेग डिफाइन कर रहा है, वो क्या, उसका कैपिटल v है। तो हमने मान लिया कि कण का जो अंतिम वेग है, ठीक है, वो क्या है, स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल v। जहाँ कैपिटल v एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है, तो कण का मैक्सिमम वेग ये है, तो उस पर त्वरण का मान क्या हो गया, शून्य, यानी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर 0, समीकरण 1 से पुट कर दीजिए, यानी ये कंप्लीट वैल्यूज किसके बराबर होगी, 0 के। नाउ g है वो कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है, ठीक है, अगर g कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है तो यानी g तो नॉट इक्वल टू 0, 0 क्या होगा, 1 माइनस के अपॉन जी इंटू वी की पावर n, ये 0, यानी यहाँ से v इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल V, g अपॉन के की पावर 1 अपॉन में n। ठीक है, ये है कण का मैक्सिमम मान, अंतिम मान। इस कैपिटल V क्या कहलाता है, कण का अंतिम वेग कहलाता है। यहाँ लिख दिया है, यह कण का अंतिम वेग कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब कण नीचे की ओर आता है तो उस कंडीशन में इक्वेशन होती है एम जी माइनस आर, और कण का अंतिम वेग स्मॉल v हम डिफाइन करते हैं जो कैपिटल V, और कण के अंतिम वेग पर त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है, ये तो वो इक्वेशन थी जब कण को विराम अवस्था से नीचे की ओर फेंका गया है, डेरिवेशन डायरेक्ट है। अब एक चीज और है आपकी, कण की गति का समीकरण, जब कण को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जब कण को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है उस कंडीशन में जो इक्वेशन होती है कण की गति की समीकरण, वो होती है माइनस एम जी माइनस में आर। ठीक है, आप वैल्यूज को यहाँ से माइनस एम जी कॉमन आएगा, एम से एम कैंसिल आउट, ये इक्वेशन आएगी। एक चीज, इसी चीज का ध्यान रखना कि जब कण को विराम अवस्था से ऊपर से नीचे की ओर लाया जाता है तो हमारी कण की गति की समीकरण होती है एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस में आर, जहाँ आर ये वैल्यूज है। और जब कण को नीचे से ऊपर की ओर ले फेंका जाता है तब इक्वेशन होती है एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस में आर। ठीक है, ये तो है नीचे की तरफ गति करते हुए कण का समीकरण, ये है ऊपर की तरफ कण की गति करते हुए समीकरण। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना, अभी हमने अंतिम वेग फाइंड किया है। ठीक है, जो अंतिम वेग होता है वो सिर्फ कब फाइंड किया जाता है, जब कण नीचे की ओर गति करता है। उसी केस में स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V, और डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर क्या होता है, 0। अंतिम वेग तभी फाइंड किया जाता है जब कण नीचे की ओर गति करता है, जब कण ऊपर की ओर गति करते हैं तो उस इससे नहीं डिफाइन करेंगे, सिर्फ इसी से ही डिफाइन होगा। क्लियर है ये चीज। तो ये तो थी कि प्रतिरोधी माध्यम में कण कैसे गति करता है, और उस प्रतिरोधी माध्यम में
ठीक है। इक्वेशन कण की गति के ऊपर और नीचे की तरफ जो इक्वेशन होती है वो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। क्लियर है ये चीज। अब है क्योंकि हमारा जो प्रतिरोध है वो क्या है, कण के जो वेग है उसकी n घात के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ हम 4 डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक डेरिवेशन होगा जब भी n बराबर क्या है 1 है, यानी सिर्फ वेग के समानुपाती हो तो कण ऊपर की ओर गति करेगा और नीचे की ओर गति करेगा, उस केस में इक्वेशन क्या होगी। और दूसरा जब n बराबर 2 यानी वेग के प्रतिरोध है वो वेग के वर्ग के समानुपाती होता है तो कण ऊपर और नीचे की ओर गति करता है तो क्या रिजल्ट देता है। क्लियर है ये चीज, होप सो ये समझ। तो पहला है कि जब n बराबर 1, जब n बराबर 1 है तो यानी जो मेरा प्रतिरोध है वो माध्यम के क्या वेग के समानुपाती है। तो हम 2 डेरिवेशन पढ़ेंगे। पहली नीचे की ओर कि जब कण नीचे की ओर गति करेगा तो क्या इक्वेशन होगी, और ऊपर की ओर गति करेगा तो क्या इक्वेशन होगी जब n बराबर 1 सिर्फ वेग के समानुपाती है। एक चीज और है, 4 डेरिवेशन पढ़ेंगे। 4 डेरिवेशन ही आपके सारे क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर देंगे। क्वेश्चन उसी तरीके से सोल्व होंगे जिस तरीके से हम डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ थोड़ी लैंग्वेज का डिफरेंस है। वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर सकते हैं या सोल्व करके। तो आप अगर डेरिवेशन अच्छे समझ में आ गए तो क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है ये चीज ना। तो सबसे पहले कि n बराबर 1 में जब कण नीचे की ओर गति करता है तो क्या केस बनता है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट पहले, एक कण विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम से होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती होता है। तो गति की विवेचना कीजिए। आपको स्टेटमेंट याद समझ में आना चाहिए, स्टेटमेंट याद होना चाहिए। एग्जाम में वो स्टेटमेंट देगा आपको, ये नहीं देगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक कण विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम, एक कण है उस कण को हमने विराम अवस्था से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिराया है जहां पर उसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती होता है। तो उस केस में कण की गति की समीकरण क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। क्लियर है ना। अब ये जो है डेरिवेशन डायग्राम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बिंदु ए है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा डिफाइन की हुई है पूरी। ए पॉइंट विराम अवस्था का पॉइंट है जहां वेग क्या होता है 0 होता है। क्लियर है ये चीज ना। ये है बिंदु P, जो T समय पर जो कण है वो किस पर स्थित होगा, बिंदु P पर स्थित होगा जिसका वेग क्या है v है। इस बिंदु P की A से दूरी क्या है x है। mg कण का भार है जहां m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण, r प्रतिरोध है, वेग के समानुपाती होता है। तो यानी यहाँ जब आप डिफाइन करोगे तो वो क्या होगा, r इज प्रोपोर्शनल v, समानुपाती का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा तो वो हो गया k। n बराबर 1 है यहाँ पे, जहां m तो कण का द्रव्यमान है और k क्या है समानुपाती स्थिरांक है। क्लियर है ये चीज। तो ना अब आप इसकी थ्योरी देखिए। माना एक m द्रव्यमान के कण को विराम अवस्था से नीचे की ओर गिराया जाता है। हमारा एक कण है जिसका द्रव्यमान क्या है m है। उस m द्रव्यमान के कण को विराम अवस्था, और विराम अवस्था कौन सी, बिंदु a, इस बिंदु a से नीचे की ओर गिराया जाता है। t समय पर कण की स्थिति क्या है, p है, जहाँ जिसकी बिंदु a से दूरी क्या है x है, और इस बिंदु p पर कण का वेग क्या है स्मॉल v। तब कण की गति का समीकरण क्या होगा, md² x/dt² इज इक्वल टू mg माइनस r, और r क्या है m/kd। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से mg कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस kg इंटू v। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ मैं कॉमन ले रही हूँ, आपकी जो बुक है, ठीक है, डेरिवेशन सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उन्होंने सिर्फ m को जी कॉमन लेकर तब सोल्व किया हुआ है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये डेरिवेशन आपको सोल्व करने में इजी रहेगा, इसलिए मैं इस तरीके से सोल्व करूँ। बाकी वो डेरिवेशन और ये डेरिवेशन सेम है। जैसे ही कॉमन आउट आप एक से ज़्यादा वैल्यूज लोगे चेंज होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको सोल्व करने में इजी रहेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन वगैरह सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए ना mg मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ से m से m कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा d² x/dt² इज इक्वल टू g इंटू माइनस k अपॉन g इंटू v। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ मैंने माना कि कण का जो अंतिम वेग है वो क्या है, कैपिटल v है। अभी हम पढ़ कर आए थे, अगर कण का अंतिम वेग v है तो उस समय कण का त्वरण क्या हो जाता है 0।
यानी अगर कण का अंतिम वेग v है तो त्वरण क्या हो गया 0। समीकरण 1 में पुट कर दीजिए 0, ये 0 हो गया तो g तो नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस के अपॉन जी इंटू वी, वो किसके बराबर हो गया है 0 के बराबर हो गया है। ठीक है, ये 0 के बराबर हो गया है। नाउ यहाँ से v की वैल्यू की कैपिटल V है। ठीक है, कैपिटल V का मान क्या हो गया है g अपॉन में k। समीकरण 1 में ये मान पुट कर दीजिए, इसलिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ क्या है k अपॉन जी, तो यानी k अपॉन जी की वैल्यूज अगर हम यहाँ से देखें तो वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन वी। पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी 1 माइनस वी स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर ये क्या है हमारा त्वरण है, और हमें पता है त्वरण का एक मान तो क्या होता है v dv ओवर dx, एक और मान होता है dv ओवर dt। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसका मान पुट, त्वरण का मान ये रखा है v dv ओवर dx, v एलसीएम ले लिया ये। अब यहाँ 3 रिलेशन हम पढ़ेंगे इसमें कि जो दूरी x और वेग v में क्या संबंध होता है, दूरी x और समय t में क्या संबंध होता है, वेग v और समय t में क्या संबंध होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ ये स्टेटमेंट दे के पूछे तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा, और अगर ये देता है कि इसमें संबंध ज्ञात कीजिए स्टेटमेंट के साथ, तो सिर्फ आपको उतना ही सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आपको समय सेम फाइंड करना होगा। हमारे रिजल्ट इसके बाद से डिक्लेयर होते चलेंगे। अब है कि दूरी x और वेग v के मध्य संबंध, कि जो हमारी दूरी है x और वेग v है उसके बीच में क्या संबंध होता है ना। समीकरण 3 से देखिए, ये है, ये v के फंक्शन और x के फंक्शन को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कीजिए तो v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v dv इज इक्वल टू g अपॉन v इंटू dx। इस ऑल v अपॉन कैपिटल V माइनस v आप इसे लिख सकते हो इस तरीके से, v अब कैपिटल है ये, अपॉन कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस में 1। ठीक है, ये माइनस का साइन है आपका, क्यों किया है, क्योंकि हम समाकलन करेंगे और इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसमें कैपिटल V को ही ऐड किया और कैपिटल V को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए ना। v तो कैपिटल V तो कांस्टेंट है, इसका समाकलन क्या होगा log v माइनस v, और चूंकि माइनस है तो माइनस इंटू माइनस 1 यानी माइनस log v माइनस v। 1 का क्या हो गया v dx x और c प्लस में समाकल स्थिरांक c1। ठीक है, अब अगर हम प्रारंभ में बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में देखिए बिंदु A है जो क्या है विराम अवस्था में है, यानी यहाँ पर कण का वेग क्या है 0 है और उसकी दूरी भी क्या है 0 है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु A पर मेरी दूरी x क्या है वो भी 0 है, वेग v भी क्या है 0। यहाँ पुट कर दीजिए x बराबर 0, स्मॉल v बराबर 0। जैसे आप यहाँ पे x और v 0 पुट करोगे तो आपका c1 का मान क्या आ जाएगा माइनस v log v। c1 का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। जैसे समीकरण 4 में आप ये मान रखोगे तो माइनस v log v माइनस v माइनस v इज इक्वल टू gx अपॉन v माइनस v log v। ठीक है, इस v log v को आप इधर ले आइए। जैसे ही इधर लेके आओगे तो v log v माइनस क्या बचेगा आपका, मैं यहाँ बता देती हूँ, ये होगा v log स्मॉल v। ठीक है, यही है वैल्यूज में, सॉरी कैपिटल v है, v log v माइनस v। यहाँ से v कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा log v माइनस में log v माइनस v। log a माइनस log v क्या होता है log a अपॉन v, यानी log v अपॉन v माइनस में v। ये डेरिवेशन आपको मिलेगा। क्लियर है, तो ये यहाँ से x निकालोगे तो यानी v अपॉन जी इधर चला गया तो v स्क्वायर अपॉन जी इंटू log v अपॉन v माइनस v माइनस v, ये स्मॉल v है ध्यान रखना, और ये कैपिटल V अंतिम वेग को शो करता है, स्मॉल v वेग है t समय पर बिंदु P पर, स्मॉल v इंटू कैपिटल V अपॉन g। समीकरण 5 कण की जो दूरी है x और वेग v में संबंध की समीकरण को दर्शाती है। ठीक है, नाउ सेकंड है हमारा अब इसी में कि समय t और वेग v के मध्य संबंध, की जो समय है हमारा t और वेग v के बीच में क्या रिलेशन होता है। नाउ समीकरण 3 से, समीकरण 3 देखिए आपकी ये थी, मैंने अभी आपको बताया था कि त्वरण का एक मान तो ये होता है और एक मान और होता है, वो क्या होता है dv ओवर dt। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए dv ओवर dt, तो dv ओवर dt किसके बराबर होगा g अपॉन v इंटू v माइनस में v के। क्लियर है, नाउ v और t के चरों को पृथक कर लीजिए, ये होंगे
दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए, तो इसका समाकलन क्या होगा, माइनस log v माइनस वी इज इक्वल टू जी टी अपॉन वी प्लस में C2। क्लियर है। अब है स्टार्टिंग पॉइंट पे बात करें तो बिंदु ए पर वेग भी क्या है, 0 है, और टाइम भी क्या है, 0, क्योंकि कण विराम अवस्था में है। तो C2 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, t बराबर स्मॉल v बराबर, जैसे आप 0 पुट करोगे C2 का मान हो गया माइनस में log v। C2 का मान समीकरण 6 में पुट कीजिए, समीकरण 6 में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, ये इक्वेशन मिलेगी। क्लियर है ना। इस log v को आप इधर ले, जैसे इस log v को इधर लाओगे log a माइनस log v, log a अपॉन b। क्लियर है, ये रिजल्ट मिलेगा ना। यहाँ से v अपॉन v माइनस वी एंटी लॉग दीजिए तो ये क्या हो गया, e की पावर जी टी अपॉन वी। कन्वर्स कर दीजिए दोनों को अपोजिट, तो जैसे अपोजिट करोगे तो v माइनस वी अपॉन वी क्या होगा, e की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। इस v को इधर ले जाइए, ये वैल्यूज आ गई ना, और स्मॉल v को इधर ले जाके इस वैल्यूज को इधर ले आइए। ठीक है, तो स्मॉल v की वैल्यू क्या हो गया आपकी, कैपिटल V इंटू 1 माइनस ए की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। ये जो समीकरण 7 है ये समय t और वेग v के बीच के संबंध को दर्शाती है। क्लियर है इस चीज से ना। इसका नेक्स्ट है कि जो समय t है और दूरी x है उसके बीच में क्या संबंध होते हैं, कि हमारा जो समय है और दूरी है उनके बीच में संबंध ना। समीकरण 7 से देखिए, समीकरण 7 क्या है, v वेग है जिसका मान क्या होता है, dx ओवर dt। पुट कर सकते हो, हमने पुट कर दिया, इक्वेशन एज इट इज। x और t के फंक्शन को सेपरेट कर लीजिए, dt को इधर ले गए क्योंकि v कांस्टेंट है, यहाँ पर t का फंक्शन है, तो dx इज इक्वल टू v माइनस वी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी इंटू डी टी। दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए, जैसे आप दोनों पक्षों का समाकलन करोगे इसका तो क्या हो गया x, यहाँ v dt यानी v t, इसका करोगे v कांस्टेंट e की पावर माइनस x का क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। जैसे आप इसका समाकलन करोगे ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी का, तो ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी का वी के सापेक्ष कर रहे हो, सॉरी टी के सापेक्ष कर रहे हो, क्या होगा, ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी, अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस जी अपॉन में वी। यही होगा माइनस जी अपॉन वी, माइनस जी अपॉन वी से तो माइनस माइनस का साइन तो कैसा हो गया, प्लस, और वी स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर है, ई की पर, और ये प्लस C3 समाकल इस तरह। और बिंदु ए पर दूरी x है वो भी 0 है और टाइम भी क्या है, 0। t बराबर 0 और x बराबर 0, t बराबर 0 पे ये 0, x बराबर 0 पे ये 0, e की पावर 0 का मान 1, C3 का मान क्या हो गया, माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी। समीकरण 8 में C3 का मान पुट कर दीजिए, जैसे समीकरण 8 में आप C3 का मान पुट करोगे तो जो आपकी इक्वेशंस है वो क्या हो जाएगी, ये भी आपकी, सॉरी x इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी ई की पर माइनस जी टी अपॉन वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन जी को मान लीजिए, ये इक्वेशन मिलेगी। जो ये समीकरण है वो समय t और दूरी x के बीच में संबंध के समीकरण को दर्शाती है। क्लियर है ना। आपने कण की गति के समीकरण जो इक्वेशन फर्स्ट थी, अंतिम वेग की समीकरण जो कि 2 थी, x और v के बीच के संबंध, x और t के बीच के संबंध, v और t के बीच के संबंध के समीकरण, ये पांचों जो समीकरण है वो कण की गति के समीकरण को ही व्यक्त करती है। क्लियर है, तो ये था मेरा डेरिवेशन। जब जो प्रतिरोध है वो वेग के समानुपाती है n बराबर 1, और कण जब नीचे की ओर गति करता है उस केस में। क्लियर है। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि जब मेरा जो कण है वो ऊपर की ओर गति करे तो क्या रिजल्ट मिलता है। नाउ अब ऊपर की ओर जैसे ही कण गति करता है तो देखिए स्टेटमेंट, m द्रव्यमान के एक कण को वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। इसकी गुरुत्वाकर्षण जो कि अचर है के अधीन गति की विवेचना कीजिए। एक m द्रव्यमान के कण को u वेग से, यानी जो नीचे की तरफ से फेंक रहे हैं, वहां जब ऊपर की तरफ से फेंक रहे तो नीचे के पॉइंट पे वेग क्या है, u है। m द्रव्यमान के एक कण को u वेग से उधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं मैं, और ऐसे माध्यम में जहां पर प्रतिरोध वेग के समानुपाती है m बराबर, और उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो कैसा है, अचर है, मान के चल रहे हैं। तो उस केस में कण की गति की समीकरण क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे। नौ, कण का जो द्रव्यमान है वो कितना है, m है। उसका स्टार्टिंग का जो वेग है जहां से आप बिंदु से फेंका है वो वेग क्या है, u है। यहाँ देखो ये है मेरा ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये बिंदु A है। मैं यहाँ से m द्रव्यमान के कण को कहाँ फेंक रही हूँ,
ऊपर की ओर फेंक रही हूँ, तो इस पॉइंट पे जो वेग है वो क्या है, u दिया हुआ है, क्लियर है। और ऊपर बिंदु B तक ये पहुंचा है, तो वहां वेग क्या है, 0 है। प्रतिरोध तो r m के v ही होगा। ये बिंदु P है, समय t पर कण की स्थिति को शो करता है, जिसकी इस A से दूरी x है और वेग क्या है, v है, ठीक है। m g कण का भार है, जहां m द्रव्यमान है और g क्या है, उसका गुरुत्वीय त्वरण है, बल जो लगता है, क्लियर है ना। माना m द्रव्यमान के कण को बिंदु A से वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ये नहीं पड़ता कि मेरा एक कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, उसको इस बिंदु A से u वेग के साथ कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। t समय पर कण की स्थिति किस पे, P पर है, जहाँ AP के बीच की दूरी x है और कण का वेग क्या है, v है। तो कण की गति का समीकरण, यहाँ देखो कण को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, और कण को ऊपर की ओर अगर फेंका जा रहा है तो कण की गति की समीकरण क्या होती है, मैंने आपको बताई थी, md² x/dt² इज इक्वल टू माइनस mg माइनस में r, और r क्या है, m kv, क्लियर है। ये इक्वेशन होगी माइनस mg माइनस m kv। यहाँ से माइनस का mg कॉमन लीजिए, आपकी क्या इक्वेशन बचेगी, 1 + k/g इंटू v, m से m कैंसिल आउट, यानी d² x/dt² किसके बराबर हो गया, माइनस d इंटू 1 + k/g इंटू v, ठीक है। dv/dt ये भी त्वरण का मान है, v इंटू dv/dx ये भी किसका मान है, त्वरण का। अब अगर कण का अंतिम वेग क्या है, v है, कैपिटल V, जो कि कांस्टेंट वैल्यूज है, उस केस में त्वरण क्या हो जाता है, अचल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कण का जो अंतिम वेग है वो नीचे की ओर फेंके गए पे ज्ञात किया जाता है, ऊपर की ओर नहीं। तो यानी जो ही आपकी इक्वेशन है अंतिम वेग के लिए अगर डिफाइन होगी तो सेम उसी के लिए डिफाइन होगी कि 1 - k/g इंटू v, जहाँ ये कैपिटल V इज इक्वल टू 0। ऊपर की ओर भले ही फेंका जा रहा है, लेकिन कण की जो गति अंतिम वेग जो डिफाइन होगा वो इसी तरीके से डिफाइन होगा, क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए होती है इसलिए, ठीक है। कण को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तब अंतिम वेग डिफाइन ही किया जाता है, उसको नीचे फेंके गए कण की गति के समीकरण से डिफाइन करते हैं, क्लियर है। तो जब कण का अंतिम वेग v है तो त्वरण क्या हो गया, 0, यानी 1 - k/g इंटू v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कैपिटल V का मान क्या हो गया, g/k। यहाँ पर रखकर नहीं फाइंड किया है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हमें, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अंतिम वेग जो नीचे की ओर इक्वेशन कण की, जब कण नीचे की ओर आता है उस इक्वेशन से फाइंड की जाती है, ना कि कण को जब ऊपर की ओर फेंका गया है उस इक्वेशन से फाइंड की जाए, क्लियर है ये चीज ना। समीकरण 1 में उसका मान रख दीजिए, इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, d² x/dt², एक मिनट, हाँ, d² x/dt² इज इक्वल टू माइनस g इंटू 1 + स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। यहाँ से कैपिटल V एलसीएम लीजिए, ये इक्वेशन मिलेगी। त्वरण का एक मान क्या होता है, dv/dt, एक मान होता है v dv/dx, क्लियर ना। अब वही हमें 3 रिलेशन फाइंड करने हैं, दूरी x वेग v में, समय t वेग v में, समय t और दूरी x में। चलो ना, दूरी x तथा वेग v के मध्य संबंध, कि जो हमारी दूरी x है और वेग v है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो समीकरण 3 से v dv/dx इसके बराबर -g/v इंटू v प्लस v। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, चरों को पृथक करने पर v के फंक्शन एक तरफ और x के फंक्शन एक तरफ। नाउ स्मॉल v अपॉन कैपिटल V प्लस v, इसे लिख सकते हो 1 - v/v प्लस स्मॉल v, ठीक है, इंटू dv इज इक्वल टू -g/v dx, क्लियर है जी। नाउ दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए, इसका तो क्या होगा, स्मॉल v, ये क्या होगा, v कैपिटल V कांस्टेंट है, तो -v log v प्लस v -gv/v dx का x और c1 समाकल इस तरह। अब बिंदु A पर मैं अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे देखिए, आपने कण को यहाँ से ऊपर की ओर फेंका, तो इस पर जो दूरी x वो तो क्या है 0, और वेग क्या है इस बिंदु पर, u है, कैपिटल U है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो बिंदु A पर वेग तो क्या है, u है, और x क्या है, 0 है। यहाँ पुट कीजिए, ये तो x बराबर 0 पे 0 हो गया, स्मॉल v इज इक्वल टू u पुट कीजिए, तो c1 क्या हो गया, u - v log v प्लस u, क्लियर है ना। c1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 4 में आप c1 का मान रखोगे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, क्लियर है।
जी एक्स अपॉन वी को इधर ले आइए और ये बाकी की वैल्यूज इधर ले जाइए। तो ये तो क्या होगा u माइनस वी। अब इस वैल्यूज को जब इधर लेके जाओगे तो प्लस में, तो log a v कॉमन ले लीजिए। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। क्लियर, ये तो आप कर लोगे। इस वैल्यूज को इधर लेके आना है, इन वैल्यूज को इधर लेके जाना है। log a माइनस log b बनेगा जो क्या होता है log a अपॉन b। यहाँ से x क्या हो जाएगा, v अपॉन g से मल्टीप्लाई कीजिए, ये इक्वेशन देगी। समीकरण 5 दूरी x और वेग v के बीच के रिलेशन को शो करती है। क्लियर है। नाउ अब मेरा डायग्राम था वो मैंने कण को इस बिंदु a से फेंका है यहाँ पर, ठीक है। ये बिंदु a था, ये बिंदु b था, ये t समय पर था। अब कण को ऊपर की ओर फेंका गया है। हमने मान लिया कि जब मैं कण को ऊपर की ओर फेंक रही हूँ तो कण की गति के कारण वो अधिकतम बिंदु किस पे पहुंचेगा, बिंदु b पर पहुंचेगा। ये तो मेरा डायग्राम था, a, ये b, ये पॉइंट p। यहाँ से मैंने कण को फेंका, ये तो t समय पर शो कर रहा है। यहाँ से कण को अगर फेंकूंगी तो अधिकतम बिंदु जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो क्या, उच्चतम बिंदु इसका b है। तो अपनी गति के कारण क्या इस बिंदु b पर पहुंचेगा, बिंदु b पर पहुंचेगा। तो मैंने मान लिया कि इस a से b के जो बीच की दूरी है पूरी कंप्लीट वो क्या है, h है। h कांस्टेंट वैल्यू है जो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इस बिंदु पर वेग का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आप नीचे से उसे ऊपर की ओर फेंक रहे हो। ये हमने जो इक्वेशन सोल्व की है वो बिंदु P के लिए सोल्व की है जो T समय पर है, लेकिन कण को जो आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो मैक्सिमम पॉइंट तो यहीं तक ही लेगा। आई बात समझ में। तो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ B तक पहुंचेगा वो, तो A से B के बीच की दूरी तो क्या होगी, h होगी व्यूअर। तो अगर हमें अधिकतम दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या करोगे ना, देखिए माना गति के कारण कण अधिकतम बिंदु B पर पहुंच जाता है, बिंदु B पर पहुंचता है जहां मैक्सिमम वैल्यूज लेगा। तो उस पॉइंट पर वेग तो क्या होता है, 0। ये तो मैंने आपको समझा दिया। और दूरी क्या है, h है। तो समीकरण 5 में v बराबर 0, x बराबर h रखने पर ये h हो गया, ये 0, ठीक है, ये 0 हो गया सिर्फ। तो आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो इक्वेशन आपकी क्या हो गई है, ये s इज इक्वल टू वी यू अपॉन जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी log v अपॉन v प्लस u। ये है अधिकतम दूरी। क्लियर है, वो इंक्लूड करके देगा। ये है आपकी अधिकतम दूरी। नाउ अब है वेग v और समय t के मध्य संबंध। नाउ वापस से समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारी क्या थी, dv ओवर dt इज इक्वल टू, अब हम ले रहे dv ओवर dt त्वरण का मान इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी इंटू वी प्लस वी। चरों को पृथक कीजिए। जैसे ही चरों को पृथक करेंगे, सॉरी ये स्मॉल v है, कैपिटल V नहीं है, ठीक है। नाउ dv ओवर v प्लस v इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी इंटू डी टी। दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए तो क्या होगा, log v, इसका तो क्या हो जाएगा log v प्लस v, इसका हो गया t, समाकल स्थिरांक c2। बिंदु a पर टाइम भी क्या है, 0 है, और वेग क्या है, u है। पुट कीजिए, यहाँ पर t बराबर 0 और v बराबर u, तो c2 का मान क्या होगा, log v प्लस u। c2 का मान समीकरण 7 में रख दीजिए, ये इक्वेशन मिलेगी आपको। क्लियर चीज। log v प्लस u को इधर लाइए, log a माइनस log b, log a अपॉन b, ये वैल्यूज एज इट इज है। नाउ एंटी लॉग लीजिए तो ये तो क्या हो गया, v प्लस वी अपॉन वी प्लस यू ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी, और फिर v प्लस यू को आप इधर ले जाइए। क्लियर है। नाउ स्मॉल v के लिए वैल्यूज निकालनी है तो कैपिटल V को इधर ले आइए, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ये जो समीकरण 8 है ये वेग v और समय t के बीच के रिलेशन को शो करती है। क्लियर है ये चीज। नाउ अब है अधिकतम समय वो कितना लेती है बिंदु B पर पहुंचने के लिए, तो अधिकतम बिंदु B तक पहुंचने में लिया गया समय हमने मान लिया कि स्मॉल t क्या है, कैपिटल T, कि वो बिंदु A से फेंका गया है, बिंदु B पर पहुंचने में जो टाइम लिया है कण ने वो क्या है, कैपिटल T, और उस बिंदु B पर जो वेग क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ वेग तो 0 और t की स्मॉल t की जगह कैपिटल T। पुट कीजिए, ये तो हो गया 0, v प्लस यू ई की पावर माइनस जी, कैपिटल T आएगा, v इज माइनस v। क्लियर है। इस v को इधर ले जाइए। नाउ e की पावर माइनस जी टी अपॉन v को इधर ले आइए और v को इधर ले जाइए, ऊपर जाएगा तो इक्वेशन होगी। दोनों तरफ लोग लीजिए, जैसे ही दोनों तरफ लोग लोगे ये तो क्या हो गया, e की पावर जी टी अपॉन वी इज इक्वल टू लोग v प्लस यू अपॉन वी। जी अपॉन वी को इधर ले जाइए, v अपॉन जी। ये है अधिकतम
समय कण द्वारा बिंदु बी पर पहुंचने में लिया गया अधिकतम समय। तो अधिकतम समय और अधिकतम दूरी हमने फाइंड कर ली है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है थर्ड इसका, दूरी x तथा समय t के मध्य संबंध। कि दूरी x और t के बीच में संबंध क्या होता है। इसी समीकरण से जो अभी हमने सोल्व की है, यहाँ वेग का मान निकाल लिया था, तो इस समीकरण 8 से इस v की जगह क्या पुट कर सकते हैं, dx ओवर dt। आपको x और t के बीच का रिलेशन तो इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। 3 के बीच का सर्फ है, x और v के लिए निकालोगे तो त्वरण का मान v dv ओवर dx वाले लेके चलना। क्लियर है? v और t के बीच में निकालते हो तो dv ओवर dt से सोल्व करना। x और t के बीच में निकालोगे तो जो आपने वेग की इक्वेशन निकाली है वहां पर v की जगह dx ओवर dt। ये इक्वेशन थी। वेरिएबल सेपरेट कीजिए, ये आ गई आपकी। दोनों तरफ समाकलन कीजिए। समाकलन में आपको समझा चुकी हूँ इसका समाकलन क्या होगा, ठीक है। a की पावर माइनस जी टी अपॉन वी अपॉन में माइनस जी अपॉन वी माइनस वी टी प्लस सी थ्री जो समाकल स्थिरांक। बिंदु ए पर दूरी x क्या है, 0 है, टाइम भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे t बराबर 0 1, x बराबर 0, c3 का मान क्या हो गया, v अपॉन जी इंटू वी प्लस यू। समीकरण 10 में c3 का मान पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन हो गई है। क्लियर है? इसमें से दोनों v अपॉन जी इंटू वी प्लस यू कॉमन आ रहा है, ये बचेगी। समीकरण जो 11 है वो दूरी x और समय t के बीच के संबंध को दर्शाती है। क्लियर है? तो ये थे 2 डेरिवेशन जो अभी मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं कि जो मेरा प्रतिरोध है वो कण के वेग के समानुपाती होता है। तो उसमें नीचे की ओर आते हुए कण की गति की समीकरण क्या होगी, ऊपर की ओर जाते हुए कण की गति की समीकरण क्या होगी। हम अधिकतम समय और अधिकतम दूरी तभी फाइंड करते हैं जब कण को हमें नीचे से ऊर्ध्वाधर की तरह ऊपर की ओर फेंकते हैं। नीचे की ओर आता है जब अधिकतम समय और अधिकतम दूरी ज्ञात नहीं करते, ऊपर की ओर फेंका जाता है तब ज्ञात करते हैं। क्लियर है ये चीज़? इस चीज़ जो दोनों डेरिवेशन को आप अच्छे से कर लेना। अगर किसी में भी कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती हो, यानी n बराबर 2 हो। उसके 2 डेरिवेशन है, फिर हमारे क्वेश्चन होंगे। इन डेरिवेशन को अच्छे से सोल्व करना क्योंकि आपके क्वेश्चन इन्हीं पे डिपेंड है। क्लियर है?